हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 140 है। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन 181 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स 181 नंबर का पहला क्वेश्चन। भारत में संसदीय सर्वोच्चता किस राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है? ऑप्शन एक है यूके की या यूके में, भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। आंसर हो जाएगा दोस्तों यूके में। यूके में जो है संसदीय सर्वोच्चता की राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है, जो भारत के संविधान को वहीं से लिया गया है। भारत की अगर संसदीय व्यवस्था की बात की जाए कि भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो वो आंसर हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। भारतीय संसद के किसी भी सदन की सदस्यता की अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय करता है? भारतीय संसद के किसी भी सदन की सदस्यता की अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय कौन करता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति क्या करता है, सदन की सदस्यता की अयोग्यता के जो प्रश्न है उनका निर्णय करता है, वह संसद का कोई भी सदन हो। आगे चलते हैं 183 नंबर क्वेश्चन। भारत में किसी संसद सदस्य पर दल परिवर्तन से उत्पन्न अयोग्यता लागू नहीं होगी? भारत में किसी संसद सदस्य पर दल परिवर्तन से उत्पन्न अयोग्यता लागू नहीं होगी। ऑप्शन ए है यदि उस मूल राजनीतिक दल में जिससे वह चुना गया था एक विभाजन हो जाए। ठीक है, अगर उस दल का क्या हो जाए, विभाजन हो जाए। ऑप्शन बी है यदि उसने स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी हो। ऑप्शन सी है यदि वह अपने राजनीतिक दल के निर्देशन के विरुद्ध सदस्य के मतदान में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन डी है यदि एक सदन का कोई मनोनीति सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा 183 का दोस्तों, ये सही हो जाएगा। ठीक है, कि अगर कोई भारत का जो संसद सदस्य होता है, दल परिवर्तन से उत्पन्न अयोग्यता लागू उस पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यदि उस मूल राजनीतिक दल में जिससे वह जुड़ा गया है, चुना गया है, एक विभाजन हो जाए। अगर उस दल में विभाजन हो जाता है तब उसको ये नहीं माना जाता है कि इसने दल परिवर्तन किया है, ये अयोग्यता लागू नहीं होगी। ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं 184 नंबर। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष है। ऐसे संविधान के किसी अनुच्छेद द्वारा निर्धारित किया गया है? ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित किया गया है कि जो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनकी आयु जो है 65 वर्ष होगी? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 129 के द्वारा, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 128 के द्वारा, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 125 के द्वारा, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 124 के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124(2) के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की जो आयु है वो कितना हो जाएगी, 65 वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन 185 नंबर। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने के उपरांत पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है? उसे पद से हटाने का आदेश कौन जारी करता है? अगर उस पर जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, अगर उस पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाए तो ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद। तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, यदि भारत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने के उपरांत
पदच्युत का जो आदेश है कौन जारी करता है, तो वो जारी करता है राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 186 नंबर, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध लोकसभा में लाया गया महाभियोग का प्रस्ताव असफल रहा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध लोकसभा में लाया गया महाभियोग का प्रस्ताव असफल रहा है। ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति एस पी भरूचा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सी सही हो जाएगा। 186 का आंसर सी न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 187 नंबर, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है न्यायालयों का कानून बनाने का अधिकार, ऑप्शन 2 है बी है अर्थात न्यायालयों का कानून की व्याख्या करने का अधिकार, ऑप्शन सी है न्यायालय का संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, ऑप्शन डी है न्यायालय का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के उन अधिनियमों को अवैध घोषित करने का अधिकार जो संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल हो। मतलब कि अगर व्यवस्थापिका या कार्यपालिका वैसी अधिनियम लाती है जो अवैध हो और हमारे संविधान का उल्लंघन करता हो, उसे क्या कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा है, उसे क्या कर सकता है न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जारी कर सकता है, उसको अवैध घोषित कर सकता है। अगर उसे अवैध घोषित करता है तो उसी को कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन का शक्ति या विशेषाधिकार, वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। आगे चलते हैं, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों। जो 187 का आंसर क्या है, डी सही हो जाएगा, ये देख लीजिएगा। आगे देखते हैं 188 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के विषय में कौन से वक्तव्य सही है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के विषय में कौन से वक्तव्य सही है। ऑप्शन एक है कथन एक है, इसे भारत के भीतर किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील कर विचार का अधिकार है, अपील कर विचार करने का अधिकार है। आप दो कथन है, राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित किसी भी विधि या तथ्य के प्रश्न पर इसे परामर्श मत देने का अधिकार है। तो दोनों एक कथन और एक कथन सही है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद के मतादान के अधीन है, तो ये गलत लग रहा है। ठीक है, आगे है, इसकी अधिकारिता भारत के भीतर सब न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। इसकी अधिकारिता भारत के भीतर सब न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। मतलब जो भी आदेश अगर सर्वोच्च न्यायालय दे देता है, जो फैसला सुना देता है, उसको क्या है सभी जो उसके नीचे न्यायालय हैं वो मानेंगे। बाध्यकारी है मतलब एक प्रकार का लेखा हो जाता है, अभिलेख होता है, प्रमाण हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले को सुनाया था, तो उस फैसले को कोई भी उसके नीचे का जो भी का मतलब कोर्ट है वो नहीं काट सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो जाए या जो जिला कोर्ट होते हैं वो, तो उसके नहीं बदल सकते। लेकिन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट नहीं बदल सकता है। यही तीसरे का कहने का अर्थ है। तो ये तीन ऑप्शन सही आपको दिख रहे हैं, पहला, दूसरा और चौथा। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विशेषाधिकारों के अंतर्गत कार्य करता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विशेषाधिकारों के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन ए है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में। ऑप्शन बी है किसी विधेयक को राष्ट्रपति की संतुष्टि हेतु आरक्षित करने की स्थिति में। ऑप्शन सी है विधानसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की स्थिति में। ऑप्शन डी है विधानसभा का अधिवेशन बुलाने की स्थिति में। और ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी स्थितियों में। तो आंसर आपका ई सही हो जाएगा, उपरयुक्त सभी स्थितियों में। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विशेषाधिकारों के अंतर्गत कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा ई, उपरयुक्त जितने भी दिया गया है उन सभी स्थितियों में वह कार्य करेगा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन 190 नंबर है, किसी मंत्री को अपना त्यागपत्र सौंपने के लिए कहा जाता है यदि उसने
उसने का विश्वास मत खो दिया है। उसने क्या है, विश्वास मत खो दिया है, यहाँ पे का नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसने विश्वास मत खो दिया है। राज्यपाल, विधानसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, मुख्यमंत्री। तो किसके समक्ष वो त्याग पत्र अपना देगा, ये कहा जाएगा। तो ऑप्शन 190 का दोस्तों क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री, ठीक है। किसी मंत्री का अपना त्याग पत्र सौंपने के लिए कहा जाता है यदि उसने विश्वास मत खो दिया है। तो ऑप्शन 190 का डी सही हो जाएगा, ठीक है। जो मुख्यमंत्री होता है वह मंत्रिपरिषद का ब्रह्मा विष्णु महेश होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री से असहमत मंत्री को त्यागपत्र देना ही पड़ता है, अन्यथा मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने पर पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। आगे चलते हैं, 191 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्यपाल को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से अवगत कराए। सही बात है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांगे। ये भी सही कथन है। सी है, राज्यपाल राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रधान होता है। इसमें कुछ संशय है या ये गलत ही है, ठीक है। डी है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से राज्यपाल कभी कभी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। तो ऑप्शन आपका जो देखेंगे वह गलत हो जाएगा, सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी गलत है। बाकी के सभी जो मतलब ऑप्शन है वो सही है। वह मुख्यमंत्री के बारे में सही कथन है या राज्यपाल के बारे में। आगे चलते हैं, 192 देख लेते हैं। यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो क्या होता है। यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के किसी भी मंत्री के खिलाफ अगर विश्वास मत पारित कर दे, प्रस्ताव पारित कर दे तो क्या होता है। ऑप्शन ए है, उस मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। ऑप्शन बी है, मुख्यमंत्री स्वयं उसे त्यागपत्र मांग लेगा। ऑप्शन सी है, समस्त मंत्रिपत्र को जो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। ऑप्शन डी है, विधानसभा भंग कर दी जाएगी। तो 192 का आंसर सी हो जाएगा, समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो क्या होता है, समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं, 193 क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध काल में नौकरशाही का महत्व और उसकी भूमिका बढ़ी। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर 1945 तक चला था फ्रेंड्स, उस समय की बात कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध काल में नौकरशाही का महत्व और उसकी भूमिका बढ़े। ऑप्शन एक है, ए है, समाजवादी राज्य और विकासशील राज्यों में, विकासशील राज्यों एवं उदारवादी कल्याणकारी राज्यों में। ऑप्शन सी है, उदारवादी कल्याणकारी राज्यों एवं समाजवादी राज्यों में। ऑप्शन डी है, समाजवादी राज्यों, विकासशील राज्यों एवं उदारवादी कल्याणकारी राज्यों में। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, समाजवादी राज्यों, विकासशील राज्यों एवं उदारवादी कल्याणकारी राज्यों में नौकरशाही का महत्व बढ़ा। ऑप्शन डी सही है, 193 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 94। सार्क का प्रथम महिला महासचिव कौन बनी। सार्क का प्रथम महासचिव महिला कौन थी, प्रथम महिला महासचिव। ऑप्शन ए है, पिंगली सिंवात्रा। ऑप्शन बी है, राव। ऑप्शन सी है, मीरा शंकर। ऑप्शन डी है, फातिमा धियाना सईद। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा, फातिमा धियाना सईद, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन 195 नंबर है। समाजवादी पार्टी डॉक्टर लाल मनोहर लोहिया के आदर्शों को पुनर्जीवित करेगी, यह कथन किसका है। समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को पुनर्जीवित करेगी, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है, मुलायम सिंह का। ऑप्शन बी है, अमर सिंह का। ऑप्शन सी है, मायावती का। और ऑप्शन डी है, राज बब्बर का।
तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा, मुलायम सिंह का। ऑप्शन ए सही है, मुलायम सिंह का ये कथन था और मुलायम सिंह का इसी साल निधन हो गया है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। चौहान समिति ने दल परिवर्तन रोकने के लिए क्या क्या सुझाव दिए? चौहान समिति ने दल परिवर्तन रोकने के लिए क्या क्या सुझाव दिए हैं? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री की नियुक्ति उच्च सदन से नहीं की जानी चाहिए। ऑप्शन बी है जनता को इस बात की शिक्षा दी जानी चाहिए कि निर्वाचन में स्वतंत्र उम्मीदवारों को मत न दें। ऑप्शन सी कह रहा है कि राजनीतिक दलों को स्वयं एक आचरण संहिता का निर्माण करना जिसके द्वारा उन्हें खुद दल परिवर्तन करने वाले सदस्यों को अपने दल में सम्मिलित न करना चाहिए। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी जो सुझाव है वो चौहान समिति ने दिया था दल परिवर्तन रोकने के लिए। तो ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह के निम्नलिखित में से क्या उपयोगिताएं हैं? दबाव समूह के निम्नलिखित में से क्या उपयोगिताएं हैं? ऑप्शन ए है समाज और शासन में संतुलन स्थापित करना। ऑप्शन बी है व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार के साधन के रूप में। ऑप्शन सी है सरकार की निरंकुशता को सीमित करना। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। तो दबाव समूह के निम्नलिखित में से क्या उपयोगिता है? तो ऊपर से जितने दिए गए हैं सभी क्या हैं? सही है, सभी उसकी उपयोगिता ही है। 198 क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है शिक्षा का मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी है सांसदों के वेतन भत्ते। ऑप्शन सी है पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के वेतन भत्ते। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं 199 क्वेश्चन है, पंचायती राज्य व्यवस्था को सशक्त बनाने वाला संविधान संशोधन कौन सा है? तो इसका तो आंसर वही हो जाएगा 73वां संशोधन। आगे चलते हैं 200 नंबर क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पंचायती राज्य से। ऑप्शन बी है नगरीय स्थानीय स्वशासन से। ऑप्शन सी है ग्रामीण स्वशासन से। ऑप्शन डी है न्याय पंचायत से। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन जो है नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। जो नगर पालिका आता है ये इसी के अंतर्गत ये किया गया था। तो जो ग्राम पंचायत होता है पंचायत राज व्यवस्था वो 73वां और 74वां नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन पूरे। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप अगर वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं तो आप हमारे लिए बहुत ही खास हैं, इसलिए आप लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।